हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML हेड एलिमेंट के बारे में। HTML हेड जो टैग होता है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ रखते हैं, हम फेविकन आइकन कैसे लगाते हैं, या लिंक कैसे, किसी भी एक्सटर्नल फाइल का लिंक कैसे लगाते हैं हेड के अंदर, और मेटा टैग, किसी भी वेब पेज के लिए अगर हमको मेटा टैग लिखने हैं तो हेड में हम कैसे लिखते हैं, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आइए चलते हैं वीडियो पर। टाइटल के बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। टाइटल बेसिकली अगर हमको किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का, पर्टिकुलर किसी भी वेब पेज का अगर हमको टाइटल देना है तो हम वो टाइटल करेक्टर्स में दे सकते हैं। तो बेसिकली 55 करेक्टर्स होने चाहिए आपके टाइटल में विद स्पेस। अगर आप कोई स्पेशल करेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो भी करेक्टर में गिना जाएगा। नेक्स्ट हम जिस स्लाइड में जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फेविकन आइकन के बारे में, कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए फेविकन आइकन लगा सकते हैं जो ऊपर टैब में दिखे। अब ऊपर यहाँ पर टैब में मैंने अभी गूगल स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ तो ऊपर HTML हेड एलिमेंट लिखा हुआ है टाइटल इस स्लाइड का। उसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइकन है, उसको बोलते हैं फेविकन आइकन। हम जो भी आइकन ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं, आइकन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कोड होता है, वहाँ हमको देना होता है। तो वहाँ पर मैंने सेकंड लाइन में कोड लिखा है हेड के अंदर, लिंक REL इक्वल्स टू आइकन टाइप। ठीक है, आइकन डबल कोट में रहेगा, टाइप इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर इमेज स्लैश एक्स आइकन। ठीक है, आपको इसको ऐसे ही लिखना है, एक्स आइकन इमेज, और HREF में आपका लिंक, कहाँ पर आप क्या जो भी आइकन है वो पड़ा है, आइकन का लिंक वहां पर आता है। ठीक है, तो मैंने तो सेम उसी फोल्डर में लिखा है, तो मैं favicon.ico करके मेरा आइकन का नाम है तो मैंने कॉल कर लिया। अगर मेरे को उसके बाहर वाले किसी फोल्डर से लेके आना होता, अगर वो फोल्डर का नाम इमेज होता तो इमेज स्लैश favicon.ico ये रहता। तो हम इस कोड को लिख कर देखेंगे कैसे रन करता है। तो बेसिकली हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में, वहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहीं पर मैं लिखूंगा लिंक कैपिटल, अब इसी लिंक के अंदर इसको क्लोज करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो लिखूंगा REL, यहाँ पर लिखूंगा आइकन डबल कोट्स के अंदर। अब यहीं डबल कोट्स के बाद स्पेस देकर मैं अपना दूसरा जो है एट्रीब्यूट लिखूंगा, वो है टाइप। टाइप में मैं दूंगा इमेज प्लस एक्स आइकन। अब दूसरा एट्रीब्यूट देंगे, वो है मेन हमारा जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर HERF। यहाँ पर हम पास करेंगे अपना लिंक। तो मेरा सेम उसी फोल्डर में पड़ा है तो मैं सिंपल नाम लिख दूंगा favicon.ico, ये मेरा नाम आ गया। इसको करेंगे सेव। अब इसको रन करके देखते हैं कि डिजिटल ज्ञानम के साथ मेरा जो लोगो है, जो मैंने फेविकन आइकन बनाया था, वो आया है कि नहीं। ये देखो, तो अभी तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो ये डिजिटल ज्ञानम जो टैब पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मेरा आइकन था, जो मैंने लोगो से आइकन बनाया था, वो मेरा आइकन आइकन अभी इसमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ऐसे हम अपने फेविकन आइकन को अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस के में ऊपर टैब पर यूज़ कर सकते हैं। ये आप अपनी वेबसाइट का, अपनी कंपनी का लोगो यहाँ पर हमको फेविकन आइकन में देना होता है। बेसिकली लोगो ही हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम हेड एलिमेंट के अंदर किसी भी एक्सटर्नल फाइल को लिंक करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एक CSS फाइल को लिंक कराया है, एक्सटर्नल CSS फाइल को। ठीक है, और कभी भी हम CSS बनाते हैं तो उसका style.css नाम रखते हैं, तो मैंने वही सेम चीज़ का रखा है, style.css। CSS एक्सटेंशन होती है, जैसे हम .html लिखते हैं वैसे ही CSS होना चाहिए। तो इसको हम रन कर देखते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप कभी भी कोई भी होम पेज बनाते हैं, मतलब इंडेक्स पेज बनाते हैं, इससे पहले मैं वीडियो में यूज़ कर रहा था 1.html, क्योंकि अभी हम इस वाले कॉन्सेप्ट में आए नहीं थे। तो हमको कभी भी इंडेक्स पेज या होम पेज बनाना होता है तो उसको हम index.html पे ही लिखते हैं। ठीक है, ताकि वो हमारा रूट पेज रहे, मेन पेज रहे। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मेरे को एक्सटर्नल मैंने एक फाइल बना रखी है style.css। ठीक है, यहाँ पर मैंने CSS लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर इसको लिंक करूँगा, टाइटल के नीचे यहाँ पे लिंक करते हैं, वही सेम जैसे मैंने इमेज करी थी ऐसे मैं फाइल भी लिंक कर सकता हूँ, लिंक। और आप कोई भी एक्सटर्नल फाइल लिंक कर सकते हैं, जैसे आगे जाकर हमको बूटस्ट्रैप की लिंक होते हैं वो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे ताकि हम बूटस्ट्रैप की फाइल्स लिंक करें। CSS की फाइल आप लिंक कर सकते हैं, लिंक रिलेशन REL, यहाँ पर हम देंगे स्टाइल शीट। अब सेम दूसरा एट्रीब्यूट आएगा लिंक के अंदर, लिंक टैग के अंदर, वो है href, जो हमको लिंक करनी है फाइल। तो मैं यहाँ पर देखूंगा style.css। मैं यहाँ पर सिंपल फाइल का नाम क्यों दे रहा हूँ, मैंने मतलब यहाँ पर कोई फोल्डर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो ये फाइल जहाँ पर मेरी index.html पड़ी है वहीं पर ही मेरी style.css पड़ी है, तो इसलिए मेरे को किसी फोल्डर का नाम स्लैश में देने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको करेंगे सेव। अब मैंने यहाँ पर H1 पे टैग दिया है, तो मैं पहले एक H1 टैग ले लेता हूँ। बॉडी मैंने यहाँ पर ओपन नहीं कर रखी, सॉरी। अब यहाँ पर मैं दूंगा एक H1 टैग, और H1 टैग के अंदर लिखूंगा दिस इज हेडिंग। इसको करेंगे सेव। अब जो मैंने स्टाइल, अब मैं यहाँ पर styles.css में स्टाइल क्यों लिख के दिखा रहा हूँ H1 में, ताकि आपको पता लग पाए कि ये लिंक हुई है मेरी फाइल कि नहीं। यहाँ गए, ये देखो, ये जो मेरा है H1 टैग जो मैंने लिखा था उसके अंदर दिस इज हेडिंग, ये मेरा कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम हेड में, यहाँ पर हेड भी क्लोज नहीं कराया, गेस डिलीट हो गया, वो क्लोज कर देते हैं। तो ऐसे हम अपनी एक्सटर्नल फाइल को या किसी भी आइकन को यहाँ पर हम लगाते हैं। अब हम हेड के अंदर नेक्स्ट क्या है कि कोई भी हम यहाँ पर हम स्टाइल भी लिखते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था स्टाइल भी। अगर हम आगे जाकर CSS लिखेंगे तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखकर उसके अंदर अपनी CSS भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे, वो है HTML। हेड एलिमेंट के अंदर जो हम मेन लिखते हैं वो है मेटा टैग, उसको मेटा एलिमेंट भी बोलते हैं।
The HTML meta element is used to specify the character set, the page description, keywords, and other metadata on the web page. Metadata is the data about the data mainly used by the browsers, search engines, and other web service to understand the web page. इस पॉइंट का कहने का क्या मतलब है? मेटा एलिमेंट या मेटा टैग से ही हम अपने किसी वेबसाइट पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उस जो वेब पेज है वो किस बारे में है. मेटा टैग में हम ये डिफाइन करते हैं कि हम इसमें कीवर्ड्स डालते हैं. कीवर्ड्स ताकि इसलिए डालते हैं ताकि कोई भी सर्च करे और मेन सर्च इंजन को पता लग पाए कि ये हमारा जो वेबसाइट है किससे रिलेटेड है. हालांकि एसईओ में के अंदर कीवर्ड लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी बहुत लोग लिखते हैं और लिखना भी चाहिए. कैरेक्टर सेट बोले तो नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करेंगे कैरेक्टर सेट की, तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ. पेज डिस्क्रिप्शन बताया, कीवर्ड बताया, पेज टाइटल, ये सब हम टैग के अंदर लिखते हैं. और भी बहुत सारे मेटा टैग होते हैं वो, बट बहुत सारे मेटा टैग वो एसईओ का पार्ट है. तो यहाँ पर हम बेसिक मेटा टैग सीखेंगे. मेटा टैग को ही ब्राउजर और सर्च इंजन रीड करते हैं. बेसिकली कहने का मतलब है कि हम जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन या एक यहाँ पर क्रोनिकल लिंक होता है एसईओ में वो डालते हैं, उससे सर्च इंजन समझता है कि हमको क्या टाइटल या क्या डिस्क्रिप्शन या लिंक क्या हमको अपने सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पर शो करना है. जो भी हम चीज़ सर्च करते हैं, अगर हम गूगल पर जाते हैं कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो आती किसकी मदद से है? मेटा टैग की मदद से. तो फर्स्ट मेटा टैग अगर मैं बात करूं तो वो है कैरेक्टर सेट के बारे में. कैरेक्टर सेट बेसिकली यहाँ पर मैंने नीचे टैग लिखा हुआ है मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू डबल कोट के अंदर UTF-8. बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या था? कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग. UTF-8 मीन्स इट कैन हैंडल टू डिस्प्ले एनी लैंग्वेज. बेसिकली UTF का मतलब क्या है कि ये एक कैरेक्टर सेट की इनकोडिंग डिफाइन करने के लिए है. और इससे ये होता है कि हम ये मेटा टैग लगाने से हम कोई भी लैंग्वेज अगर हम वेब पेज पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकता है. उसको ब्राउजर भी रेंडर कर देता है. तो आपको करना क्या होता है? सिंपली मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा. इसका फायदा आप जब देख सकते हैं कि अगर कोई और लैंग्वेज यूज करे, इसको आप खुद यूज करके देख सकते हैं. ठीक है, अभी मैं इस पर हम इतना नहीं जाएंगे डीपली. बस इसको आपको लगाना चाहिए. ये है, मैं इसको सबसे ऊपर रखता हूँ. इनफैक्ट मैं टाइटल से भी ऊपर रखता हूँ. नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिप्शन टैग. ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी यहाँ पर तो अभी मैंने टाइटल सिर्फ डिजिटल ज्ञानम लिखा हुआ है. मेरी वेबसाइट का वेब पेज किसी और चीज से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर वो लिखूंगा. ठीक है, अब टाइटल के बाद मेरे को ये तो टाइटल मैंने लिख दिया कि उस वेब पेज का टाइटल क्या है. अब मेरे को डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यही डिस्क्रिप्शन सर्च इंजन के सर्च पेज पर डिस्प्ले होती है. ठीक है, define your web page description. This is page summary that can appear in search result of search engine. Description should be in 155 characters including spaces. कहने क्या मतलब है कि हमको 155 करेक्टर यूज करने हैं. ठीक है, और विद स्पेस, ये विद स्पेस गिने जाते हैं. तो यहाँ पर मैंने नीचे एक टैग लिखा हुआ है मेटा नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर डिस्क्रिप्शन. ठीक है, ये एट्रीब्यूट है मेटा टैग का. नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन. कंटेंट में हम डालेंगे जो हमारी मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिखना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने 155 करेक्टर्स ना लिखकर एक समझाने के लिए डिजिटल ज्ञानम एचटीएमएल ट्यूटोरियल एक नॉर्मल एक डबल कोट के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी है.
तो मैं इसको यहीं पर लिंक के नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरी हो गई डिस्क्रिप्शन। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट अगर इसका आप पेज सोर्स देखेंगे, पेज सोर्स देखना हो तो कंट्रोल यू कर सकते हैं आप, तो उसका जो भी कोड होगा वो दिख जाता है। तो मैं अगर पेज का कोड देखना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल यू कर सकता हूं। तो इसको छोड़ दीजिए, ये क्योंकि मैंने एक एक्सटेंशन यूज करा है, उसका स्क्रिप्ट आ रही है। इसके अलावा जो भी ये चीजें देखो जो मैंने लिखा वो यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कीवर्ड टैग के बारे में। इसमें हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड लिखते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी जो मेरी वेबसाइट का वेब पेज है, वो वेब पेज में हम क्या कीवर्ड है, ताकि उसको उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर कर वो आप कोई भी अगर यूज़र आपको गूगल पे या बिन पे ढूंढेगा तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करेगा। हालांकि आज की डेट में एसईओ में इसकी ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी लिखते हैं। बहुत रीज़न है कि क्यों नहीं होती, ये एसईओ का ट्यूटोरियल नहीं है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि मेटा नेम, नेम के अंदर हम अपना एट्रीब्यूट लिखते हैं कीवर्ड, मतलब ये मेटा टैग की नेम एक एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हम रखेंगे कीवर्ड, ये कीवर्ड है। और कंटेंट में हम डबल कोट्स के अंदर हम कॉमा डालकर अपने डिफरेंट कीवर्ड्स लिखेंगे। 1 वर्ड हो सकते हैं, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर HTML, HTML ट्यूटोरियल, HTML हेड एलिमेंट, मैंने यहाँ पर एक दो तीन तीन कीवर्ड्स लिखे हुए हैं अपने वेबसाइट के वेब पेज से रिलेटेड। सिंपली बस करना क्या होता है, अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड कीवर्ड्स यूज करें जो आपके है, मतलब जो आप यूज कर रहे हैं, कुछ भी हवा में यूज ना करें, तो इससे वेबसाइट भी रैंक में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए लोग यूज तो नहीं करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। नेक्स्ट, ऑथर ऑफ अ पेज, ठीक है, ये मेटा टैग बताता है कि ये पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट है वो किसने लिखी है, मतलब किसके अंडर आती है। तो ये आप यूज करें ना करें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, बट ये मेटा टैग है इसलिए मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि अगर कोई भी ब्लॉग वेबसाइट है, किसी ब्लॉग वेबसाइट पे कोई डिफरेंट क्या बोलते हैं ऑथर, राइटर है, वो ब्लॉग लिख रहा है, ब्लॉगर है वो ब्लॉग लिख रहा है, तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख सकते हैं। कंटेंट के अंदर जहाँ मैंने लिखा डिजिटल ज्ञानम, वहां पर उसका नाम लिख सकते हैं उस ब्लॉगर का जो जिसने पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा। या अगर कंपनी की तरफ से है तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना होता हमको, बस हेड पर जाकर यहाँ लिखना है, कर देंगे सेव। नेक्स्ट जो हमारे पास मेटा टैग है वो है रिफ्रेश डॉक्यूमेंट टैग। Meta refresh is used to provide instruction to the browser to automatically refresh the page after the given time interval. Above example, automatically refresh page after 30 सेकेंड। अब इस मेटा टैग के फायदे हैं, वो फायदे कैसे हैं कि कोई आपकी वेबसाइट पे कंटेंट पढ़ रहा है, ठीक है, ब्राउजर ने मतलब उसको आपके वेबसाइट के वेब पेज को रेंडर किया, ठीक है, ब्राउजर पे दिखाया, दिखाया मतलब जैसे मैं ये पेज देख रहा हूँ, ठीक है, ब्राउजर ने दिखाया। अगर कोई यहाँ पर चेंजेस हो, मतलब बैकएंड में कोई कोड कर रहा है, किसी ने इस पेज पे चेंज कर दिया और वो चेंज रिफ्लेक्ट करे कुछ सेकंड में, और भी बहुत फायदे हैं, वो टेक्निकल है, बट अभी मोटे तौर पे आपको यही मैं बताना चाहता हूँ। तो करना क्या है कि आप इसमें 30 सेकेंड ही लिखे हैं, 20 सेकेंड कर सकते हैं। इसको यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, यहाँ करेंगे पेस्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास मेटा टैग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, ये है मेटा टैग फॉर व्यू पोर्ट। मतलब हमको कोई भी पेज रिस्पॉन्सिव करना होता है, ठीक है, अगर हम आगे रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे तो वहां पर भी ये टैग हम देखेंगे, बट अभी भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि मेटा टैग के अंदर आता है। तो इससे होगा क्या, इस पे अभी हम लाइव एग्जाम्पल भी कर देखेंगे।
तो मैंने यहाँ पर टैग लिखा हुआ है मेटा, ठीक है। नेम उसकी जो है एट्रीब्यूट है और वैल्यू उसका व्यू पोर्ट। कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल इक्वल्स टू 1.0। व्यू पोर्ट एलिमेंट स्पेसिफाई हाउ टू कंट्रोल द पेज डायमेंशंस एंड स्केलिंग, ठीक है। व्यू पोर्ट जो वैल्यू है मेटा टैग की, वो कंट्रोल करती है किसी भी पेज की डायमेंशन, ठीक है, वो किस तरीके से हो और उसकी स्केलिंग। और width equals to device width is used to set the width of the page to the follow the screen width of a device। मतलब बहुत अलग अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। जैसे कि मैं अगर फ़ोन बात करूं तो फ़ोन की स्क्रीन का जो साइज़ है वो अलग है, किसी में अलग है, किसी में अलग है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम लैपटॉप की बात करूं तो अलग अलग तरह की स्क्रीन होती है, तो उन सब स्क्रीन पे विड्थ जो है एक हमारी सेट हो जाए, ठीक है, उसके लिए। थर्ड, इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0 इज यूज टू सेट द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय द ब्राउजर। मतलब अगर किसी के पास ही हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है तो उसका जो इनिशियल जो जूम रहेगा वो 1 से रहेगा, मतलब जो नॉर्मल है उससे स्टार्ट होगा। इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम करेंगे क्या, मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, प्रैक्टिस के लिए आप भी कर सकते हैं। तो मैं एक इमेज सोर्स लूंगा। पहले H1 टैग के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज सोर्स लेता हूँ। मैं एक इमेज लिखूंगा और एक कंटेंट लिखूंगा और फिर उसको देखेंगे कि व्यू पोर्ट लगाकर क्या होगा और व्यू पोर्ट के बिना क्या होगा। इमेज टैग, ये एम्प्टी टैग होता है, सॉरी ये ओपन, इसमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती। इसमें हमारा एट्रीब्यूट जाएगा सोर्स, सोर्स में हमारा जाएगा जो इमेज है उसका लिंक। तो मैं जाऊंगा img1.jpg, ये मेरा सोर्स है, ठीक है। दूसरा इसमें एट्रीब्यूट जाएगा वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट मैंने बता रखा है, ये बेसिकली होता है किसी भी इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन की वो इमेज किस बारे में है। ये एसईओ में बहुत ज़रूरी है, आप यूज़ करें ऑल्ट को। और बेसिकली अगर आपकी कभी भी इमेज रेंडर नहीं हो रही है, मतलब डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर किस बारे में वो इमेज थी वो लिखा हो। तो मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल लिख देता हूँ, इमेज ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और मेरी इमेज थोड़ी बड़ी है, मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी इमेज थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको विड्थ हाइट दे दूंगा, ठीक है। इमेज टैग के अंदर एक को एट्रीब्यूट दूंगा विड्थ का और मैं 300 दे दूंगा। आई मैं पिक्सल परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ, नॉर्मल 300 लिख रहा हूँ। अब इसको एक हाइट भी दे दूंगा, हाइट दे दूंगा 400। इसको सेव करते हैं और अब देखते हैं कुछ साइज में फर्क है। हाँ, अब मेरा साइज में फर्क आ गया है। इसको थोड़ी सी विड्थ और कर देते हैं, 500 कर देते हैं। सेव करेंगे, अब देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा सही है, फट नहीं रही, पहले मेरी इमेज थोड़ी फट रही थी। तो अब मेरे को एक पी टैग लेना पड़ेगा ताकि मैं कंटेंट लिखूं उसके अंदर, पैराग्राफ टैग के अंदर। तो पी टैग लिया, अब मैं यहाँ पर लोरलिज्म जो मेरा एक्सटेंशन था उससे कंटेंट ले आऊँगा, डमी कंटेंट मिलता है इस एक्सटेंशन से। इसको अब हम सेव करके देखेंगे तो ये मेरा कंटेंट आ गया। अब ये कंटेंट थोड़ा कम है, इसको और कॉपी कर लेंगे।
माउस बफर। अब मेरे को रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि हर एक डिवाइस में आपकी चीज सही से सेम दिखे। अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट इसको ऐसे करके दिखा देता हूं। अभी ये देखो, ये मेरी इमेज कैसी हो रही है और मेरा कंटेंट कैसा हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्सिव तो नहीं हो रहा। अब मैं यहां पर अगर व्यू कार्ड ये व्यू पोर्ट वाला मेटा टैग लगा दूंगा तो अब देखना क्या होगा। इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये मेरा एडजस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू पोर्ट मैंने लगा दिया। अगर मैं व्यू पोर्ट हटा देता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, एक बार दोबारा देखना। ये देखो क्या हुआ व्यू पोर्ट से हटाने से। जो मेरा पहले सेट हो रहा था नीचे का कंटेंट, वो नहीं हो रहा, कट रहा है। ये इंस्पेक्ट कर कर हम डिवाइस देखते हैं अलग अलग। जैसे ये मेरा फोन हो गया, ये थोड़ा टैबलेट का साइज है आई गेस, ठीक है। तो ये तो नहीं हो पा रहा, ये देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से लगा देता हूँ व्यू पोर्ट। अब करता हूँ सेव। ये देखो थोड़ा मेरा रिस्पॉन्सिवनेस आ जाता है, थोड़ा क्या मतलब बहुत लेवल तक आ जाता है। बाकी हम और बहुत चीज़ें हैं इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो ये थे मेरे मेटा टैग्स, कैसे हम लिंक लगाते हैं एक्सटर्नल फाइल्स का, कैसे मेटा टैग्स लिखते हैं, कौन कौन से मेटा टैग्स होते हैं, कैसे फेविकन आइकन लगाते हैं, व्यू पोर्ट मेटा टैग से हम कैसे रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं अपने पेज को। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।